हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 6 अध्याय 5 तरंग प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने हमारी यूनिट 7 को कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हमें यूनिट नंबर 6 पढ़ना है। पहले हमने यूनिट 7 पढ़ ली थी। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में हम तरंग प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है तरंग प्रकाशिकी, इससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। मतलब न्यूटन ने तरंग प्रकाशिकी के बारे में क्या बताया, प्रकाश के बारे में क्या कहा इन्होंने। तो हेडिंग बना लेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो लिखेंगे सर्वप्रथम वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने सन 1676 में प्रकाश के संचरण को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत? कणिका सिद्धांत। किसके? प्रकाश के संचरण को समझाने के लिए एक नियम दिया गया था। ठीक, तो इसके कुछ मुख्य बिंदु निम्न हैं। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश माध्यम में सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित होता है जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। इन कणिकाओं का द्रव्यमान नगण्य होता है। न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में रहता है। ठीक, और इनका द्रव्यमान कैसा होता है? नगण्य। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि प्रकाश किसी भी माध्यम में एक निश्चित वेग से संचरित होता है, अर्थात माध्यम बदल जाने पर प्रकाश का वेग भी बदल जाता है। इन्होंने क्या बताया कि यदि पानी में प्रकाश का वेग अलग है, अब उसे यदि हम कांच में से गुजारें या फिर वायु में से गुजारें तो उसका वेग अलग होगा। इन्होंने ये बताया कि माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी बदल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इनका पॉइंट नंबर 3 आता है। इन्होंने बताया कि प्रकाश के जो विभिन्न रंग हैं कणिकाओं के अलग अलग आकार के कारण होते हैं। मतलब कोई कण छोटा कोई कण बड़ा है तो उनके कारण जो विभिन्न रंग हैं वो निर्भर करते हैं। ठीक, जब किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी आंख की रेटिना से टकराता है तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, तो ध्यान रखना वस्तु हमें किसकी उपस्थिति में दिखाई देती है? प्रकाश की उपस्थिति में ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है कि प्रकाश की कणिकाओं की गति से आसपास की वस्तुओं में कोई प्रभाव नहीं होता या फिर प्रभावित नहीं होती। यदि कोई प्रकाश जा रहा है तो उसके आस में कोई वस्तु रखी है तो उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। फिर इसके बाद में बताया गया कि इस सिद्धांत न्यूटन ने प्रकाश से संबंधित जो बातें बताई तो उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला कि इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण आदि की घटनाओं की तो पुष्टि संभव हो गई, लेकिन इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण की, प्रकाश के विवर्तन की घटना की पुष्टि नहीं हो सकी। जो विवर्तन है, ठीक, विवर्तन की घटना की पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। पूरी तरह से नियम लागू नहीं हो पा रहा था सभी घटनाओं पर। ठीक, फिर इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए हमारे हाइगन महोदय जी। तो हाइगन महोदय ने कुछ अलग ही बातें प्रकाश के बारे में बता दी। तो क्या बताया इन्होंने कि हेडिंग बना लेंगे हाइगन का तरंग सिद्धांत। वैज्ञानिक हाइगन ने सन 1678 में प्रकाश के संचरण को समझाने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। न्यूटन ने कणों के आधार पर दिया तो कणिका सिद्धांत, अब इन्हें तरंगों के आधार पर बता दिया तो इन्हें बोलते हैं तरंग सिद्धांत। तो इसके पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। किसके रूप में? तरंगों के रूप में। दूसरा पॉइंट बताया कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निश्चित होती है तथा माध्यम बदल जाने पर प्रकाश की चाल ही बदल जाती है। ये भी न्यूटन ने बताया था। ठीक, इन्होंने भी यही बताया। फिर इसके बाद आता है कि प्रकाश के जो विभिन्न रंग हैं अलग अलग तरंग दैर्ध्य, किस पर? अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण होते हैं। मतलब उनकी दूरी पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक, कौन प्रकाश कितने दूर जा रहा है उस प्रकार उनके रंग निर्भर हो रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने चौथे पॉइंट में बताया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समांगी काल्पनिक माध्यम ईथर फैला है
वह इस माध्यम में प्रकाश तरंग संचरित हो रही हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो तरंगें हो रही हैं प्रकाश की आ रही हैं वो एक माध्यम से आ रही हैं और वह माध्यम कैसा काल्पनिक है। ठीक, फिर इसके बाद लास्ट 5वां पॉइंट इन्होंने बताया कि काल्पनिक माध्यम ईथर का घनत्व बहुत कम व प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। मतलब ये बहुत जल्दी अपने पास आ जाता है, जैसे ही दूर दूर होगा लेकिन बहुत जल्दी में क्या होता है ईथर पास आ जाता है। ठीक, इसकी प्रत्यास्थता कैसी होती है, अधिक होती है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि पहले इस सिद्धांत में प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग मान लिया गया। कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन बाद में ध्रुवण की घटना की पुष्टि की गई तो उसकी पुष्टि करने के लिए इन तरंगों को उन्होंने अनुप्रस्थ तरंग मान लिया। क्या मान लिया, अनुप्रस्थ तरंग मान लिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या निष्कर्ष निकला तो लिखेंगे इस सिद्धांत, यहाँ ये सिद्धांत लिखा है, इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन आदि घटनाओं की तो पुष्टि हो गई, लेकिन इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के सरल रेखा में गमन की पुष्टि नहीं हुई कि प्रकाश क्या सीधी सरल रेखा में गमन कर रहा है, इसकी पुष्टि संभव नहीं हो सकी। इसलिए इस सिद्धांत को भी क्या कर दिया, अमान्य बता दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद हाइगन महोदय जी अपना दूसरा सिद्धांत लेकर आए। तो उससे पहले हमारा एक और क्वेश्चन आता है, उसको स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद इसका दूसरा सिद्धांत देखेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा तरंगाग्र। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को समझाइए। अब तरंगाग्र क्या होता है, तो तरंगाग्र मतलब जैसे हम कहीं टार्च पाड़ते हैं किसी दीवार वगैरह पर तो उसके चारों ओर एक ऐसी परत सी बन जाती है, तो ये परत है, ये हमारा क्या होता है, तरंगाग्र होता है, इसे तरंगाग्र बोलते हैं। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से निश्चित दूरी पर स्थित ऐसी सतह जिस पर उपस्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र मुख्य रूप से यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 3 प्रकार के होते हैं, आप 3 लिख लेना। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3। यदि ऑब्जेक्ट में आए तो आप 3 ही लिख के आना, लेकिन हम आपको 4 प्रकार से बताएं क्योंकि 2 समान प्रकार के रहेंगे। ठीक, तरंगाग्र नीचे बताया गया है, जैसे कि प्रकाश स्रोत है, यहाँ से ये प्रकाश गया, यहाँ पर एक परत बन रही है, तो ये परत हमारा क्या है, तरंगाग्र है। ठीक, और एक यहाँ ABCD प्रकाश किरण है। अब तरंगाग्र के प्रकार, तो तरंगाग्र में ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 4 प्रकार से बताया। यदि ऑब्जेक्ट में पूछा जाए तो आप 3 भर कर आएंगे। ठीक, तो सबसे पहला तरंगाग्र हमारा गोलाकार तरंगाग्र। क्या है, गोलाकार तरंगाग्र। तो गोलाकार तरंगाग्र में लिखेंगे जब प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का होता है तब प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाले तरंगाग्र को गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं। बिंदु आकार का स्रोत है, इससे थोड़ी दूरी पर क्या जी बना, तरंगाग्र, ये हमारे तरंगाग्र हो जाएंगे गोलाकार। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है वृत्तीय। तो वृत्तीय और गोलाकार सेम है, इसलिए ये दोनों एक ही हैं, मैंने आपके लिए अलग अलग बताए हैं। ठीक, तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का होता है तब प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाले तरंगाग्र को वृत्तीय तरंगाग्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेलनाकार तरंगाग्र। तो बेलनाकार मतलब बेलन का आकार रहेगा। तो जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है, कैसा होता है, रेखीय, तब प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाले तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। जैसा कि ये प्रकाश स्रोत यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ पर ये बेलनाकार की आकृति बन रही है, तो हमारा बेलनाकार तरंगाग्र है। ठीक, यह डायग्राम बना लेना आप यहाँ से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र, तो जब प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का या रेखीय, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तब प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर, अब ये तरंगाग्र असीमित दूरी पर बनेंगे, तो असीमित दूरी पर बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। यहाँ से डायग्राम बनाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद नोट में ही बताया गया है कि तरंगाग्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हाइगन महोदय जी फिर दोबारा कराते हैं। तो हाइगन महोदय जी क्या है, हाइगन महोदय जी अब की बार में द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लेकर आए हुए हैं। ठीक, इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में क्या बताया, तो हेडिंग बना लेंगे हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। वैज्ञानिक हाइगन ने प्रकाश के संचरण को समझाने के लिए तरंगाग्र पर आधारित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक हाइगन ने सन 1678 में ही दिया था। ठीक, अब ये नियम इन्होंने तरंगाग्र पर दिया है, किस पर, तरंगाग्र पर। तो इसके भी कुछ पॉइंट आते हैं।
पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। इन बिंदुओं से उत्पन्न होने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक, एक मान चलो ये प्रकाश है, इससे कुछ एक तरंगाग्र बन रहा है, इस पर जो बिंदु हैं तो ये भी प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे और इनसे भी कुछ ना कुछ क्या बनेगा, तरंगाग्र बनेगा। ठीक, अभी नीचे डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में बोला है कि द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंगों के वेग से ही माध्यम में आगे संचरित होती हैं। जैसे इससे ये तरंग निकल रही है, यहाँ तरंगाग्र बनता है, इनसे जो प्रकाश निकलेगा वो भी इसी वेग से गति करेगा, इससे ये प्रकाश जा रहा है। ठीक, पॉइंट नंबर 3, किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को केंद्र व तरंगों द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को त्रिज्या मानकर वृत्तों की बाह्य सतह पर खींचा गया आवरण किसी क्षण नए तरंगाग्र को दर्शाता है। जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, SP, SQ, SR प्रकाश किरणें हैं, P1, P2, P3 तरंगाग्र हैं। ठीक, इनको केंद्र मान लिया और T समय में इन तरंगों द्वारा जो भी वेग से दूरी तय की गई उनको त्रिज्या मानकर एक आवरण खींचा गया है। वही नया आवरण हमारे नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, तो जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, क्या है, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ ये P1, P2, P3 ये 1, 2, 3 हैं और यहाँ पर ये तरंगाग्र बन रहे हैं इस प्रकार। ठीक, तो आप यहाँ से ये डायग्राम बना लें। ठीक, और ये प्रकाश किरणें हैं, ये हो जाए S, ये P, ये Q, ये R। ठीक, तो SP, SQ, SR कितने ही बना सकते हैं, ऐसा तरंगाग्र और बन रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, तो हेडिंग बना लेंगे तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं, जब कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं माध्यम किसी बिंदु पर एक साथ आपतित हो रही हैं, ठीक है, तब उनका परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के कैसा होता है, बराबर। यदि यहाँ एक बिंदु यहाँ से कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं और इस पर एक साथ क्या हो रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, तो उनका जो परिणामी विस्थापन है उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक, तो लिख लेंगे, यदि विभिन्न तरंगों के विस्थापन क्रमशः y1, y2, y3 और उनका परिणामी विस्थापन y है, तब तो y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर, इनके सदिश योग के कैसा होगा जी, बराबर। फिर इसके बाद आता है नीचे इसी में कि इस सिद्धांत की खोज वैज्ञानिक हाइगन ने की थी। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए लागू होता है, लेकिन यह सिद्धांत बड़ी आयामों की तरंगों के लिए लागू नहीं होता, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, लेजर आदि तरंगों के लिए लागू नहीं होता, लेजर है। ठीक, लेकिन अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए लागू होता है। तो ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।